Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. In this session, we have to see what is supermesh in network analysis and how to deal with that. Supermesh क्या होता है, उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, इन सारी बातों की जानकारी आज के इस लेक्चर में हमें मिलेगी। आइए देखें सुपरमेश। सुपरमेश के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम देखते हैं ये सर्किट हमें दिया है, कुछ बैटरी लगी हुई है, कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये एक मैश दिखाई दे रहा है जिसमें हमने लेट्स से करंट इज I1, दूसरा मैश लेट्स से द करंट इज I2, इस तरह से बना हुआ। हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना चाहते हैं, ठीक है, लगाते हैं। इसमें जब ड्रॉप लेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पर +20 वोल्ट। इसका ड्रॉप सोर्स का वोल्टेज राइज, और इसमें ड्रॉप कितना हो गया -2I1। लेकिन जैसे ही हम इस करंट सोर्स के अक्रॉस हम आते हैं तो इस करंट सोर्स की तो वैल्यू 7 एंपियर दी हुई है, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज तो पता नहीं है। और अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता, इसका मतलब हम इस क्लोज्ड पाथ में सारे वोल्टेजेस को नहीं जानते। और यदि हम इस क्लोज्ड पाथ में सारे वोल्टेजेस को नहीं जानते, इसका मतलब हम इसके सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम निकालकर उसे जीरो नहीं कर सकते। मतलब हम यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार इस पर्टिकुलर मैश में भी यही दिक्कत हमें आने वाली है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इसके सॉल्यूशन के लिए हमें देखिए हम एक ऐसा पाथ चूज करेंगे जिसमें ये करंट सोर्स इग्नोर हो गया। ये डॉटेड पाथ को देखिए। Now we have to apply the Kirchhoff voltage law in this dotted path, which is shown by the red color. ठीक है, हम इसमें Kirchhoff voltage law लगाएंगे। तो आइए देखें कि KVL इसमें किस तरह से अप्लाई होता है। तो करंट नो डाउट जब तक हम इस मैश में मूव करेंगे करंट इज I1, इस मैश में मूव करेंगे करंट इज I2। तो यहां से करंट गई, दिस इज +20, इसमें ड्रॉप -2I1, और बस इसके बाद हम कहां आ गए दूसरे मैश में। इसमें ड्रॉप -3I2, इसका वोल्टेज -10, इसका वोल्टेज ड्रॉप -4I2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? आई कैन राइट KVL फॉर सुपर मैश। KVL फॉर सुपर मैश, ये इक्वेशन हमें आता है। पर जैसा कि यहाँ पे अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि m नंबर ऑफ मैश हो तो m इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे कितने मैश हमें दिखाई दे रहे हैं? 2। तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 1। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद सिंगल इक्वेशन? सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक द अनदर इक्वेशन। लेट अस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये करंट I1 इधर आ रहा है और I2 जब करंट इस तरह से जाएगा, मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस करंट सोर्स के इर्द-गिर्द यानी आसपास I1 I2 की डायरेक्शन को एनालाइज करें। I1 कैसा है? डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट सोर्स, एंड I2 कैसा है? अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर करंट सोर्स। इट मींस I1 एंड I2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शंस। व्हाई? बिकॉज़ एक नजर में तो देखने पे हमें लग रहा है I1 I2 both are in same direction because both are clockwise. There is no doubt about it. But I am talking about their direction with respect to the current source only. तो यहाँ पे देखने पे I1 और I2 की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। किसकी डायरेक्शन करंट सोर्स से मैच कर रही है? I1 की। इसका मतलब I1 ग्रेटर है, I2 स्मॉलर है। I can make another equation which is I1 minus I2 is equals to 7. This is second equation. अब मैं इसे क्या नाम दूं? इसको मैं नाम दूंगा inspection equation और observation equation. This is the equation of inspection और equation of observation. और अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। There is no big deal. आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में यदि हम देखें, यहाँ पे हमें 3 मैश दिखाई दे रहे हैं। 3 मैश दिखाई दे रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 करंट हम अज्यूम करेंगे। यहाँ पे करंट हो गई हमारी I1, यहाँ पे करंट हो गई I2, यहाँ पे करंट हो गई I3। अब हम यहाँ पर देखें कि यदि हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है तो क्या मैं पहले मैश में KVL लगा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ करंट सोर्स है, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में देखा था। तो वही प्रॉब्लम मुझे यहाँ आने वाली है।
दूसरे लूप में यदि मैं केवीएल लगाना चाहूं, फिर करंट सोर्स है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तीसरे लूप की यदि मैं बात करूं तो यहाँ कोई करंट सोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ केवीएल आसानी से लगा सकता हूं। तो आइए देखें क्या बनेगी केवीएल इक्वेशन। लेट्स सी व्हाट इज द केवीएल इक्वेशन इन दिस। सो 4 ओम के रेजिस्टर में -4, यहां से करंट I3, यहां से I1, तो बड़ी क्या हो गई I3 -I1, इसमें ड्रॉप लिया -2, यहां से I3, यहां से I2, बड़ी कौन सी है करंट I3, तो I3 I2 इज ठीक है। और ये 1 ओम में कितनी करंट I3, तो -I3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हुई, इसे हम क्या नाम देंगे? दिस इज द केवीएल इक्वेशन फॉर दिस मैश व्हिच इज अ आइसोलेटेड मैश व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ सुपर मैश। ये सिंपल आप कहिए केवीएल इक्वेशन फॉर दिस मैश, ठीक है। अच्छा, अब ये करंट सोर्स, जब भी करंट सोर्स दो मैश के बीच में आता है तो वो हमें एक इंस्पेक्शन इक्वेशन देता है और हमें बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ उस इक्वेशन को सबसे पहले बना लेना चाहिए। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे I1 करंट है और ये करंट है I2। दोनों की डायरेक्शन को यदि हम करंट सोर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो बोथ आर अपोजिट। ये I1 इस तरह से और I2 इस तरह से। तो किसकी डायरेक्शन सोर्स से मैच कर रही है, I1 की या I2? I2 की। इसका मतलब I2 बड़ी है, I1 छोटी है। I can write I2 minus I1 is equals to 6। तो देखिए कितनी छोटी सी इक्वेशन बन रही है, इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। इट गिव्स द सिंपलिसिटी टू आवर प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन क्विकली। जबकि शुरुआती दौर पे आपने देखा था कि करंट सोर्स यदि मैच में आता है तो वो हमारी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाता है, बट एक्चुअली वो एक छोटी इक्वेशन देकर के हमारे सॉल्यूशन को इजी अचीव करने में हमारी मदद करता है। लेकिन फिर बात वही है कि I1, I2, I3 तीन मैच हैं, दो इक्वेशन हमारे पास हैं और जैसा कि हमने कहा था मैथमेटिक्स में भी हम जानते हैं if there are n variables in a particular problem we have to have n number of equations, otherwise we can't deal with that। तो तीसरी इक्वेशन हमें चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन हम कहां बना सकते हैं? यहां पे आपके पास दो विकल्प हैं, गौर करिएगा। एक तो सुपर मैश। सुपर मैश को एक बात और अच्छे से समझ लें कि सुपर मैश कब बनता है? जब दो मैश के बीच में करंट सोर्स आता है और आप उन दोनों मैश की बाउंड्री को लेके एक क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ सुपर मैश। फॉर एन एग्जांपल, आपने अगर यहां इस तरह से समझा है कि जो आउटर पाथ है वो सुपर मैश है, तो वो थ्योरी यहां फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप आउटर पाथ ले लें, ठीक है, तो आप इसे एक लूप कह सकते हैं, लेकिन ये सुपर मैश नहीं है। सुपर मैश क्या है? जब दो मैश के बीच में करंट सोर्स आता है तो उन दोनों मैश की बाउंड्री को लेके बनाया गया क्लोज्ड पाथ ही सुपर मैश है। तो आइए सुपर मैश क्या होगा? यहां सुपर मैश ये होगा, ठीक है। तो दो पाथ मैंने दिखाए हैं, एक जो करंट सोर्स के अक्रॉस लिया है और एक जो आउटर लिया है। जो आउटर लिया है वो लूप है और ये जो करंट सोर्स को लेते हुए लिया है, शामिल करते हुए लिया है, वो हमारा क्या है? सुपर मैश। तो आप दोनों में केवीएल लगा सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर हमें चार इक्वेशन तो चाहिए नहीं, हमें तो तीन चाहिए, तो कोई भी तीन हो सकती है। तो दो ये बन गई। अब चाहे तो केवीएल बाहर वाले लूप में लगा लो और चाहे तो केवीएल सुपर मैश में लगा लो, इन बोथ द केस वी विल गेट द सेम आंसर। तो आइए हम सुपर मैश की इक्वेशन बनाते हैं। सुपर मैश की इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। 40 voltage drop in this particular 2 ohm resistor is -2I1. Voltage drop in this 3 ohm resistor is -3I2. Voltage drop in 1 ohm resistor is -I2. Voltage drop in this 2 ohm -2I2 -I3. I3 and this 4 ohm resistor -4I1 -I3. I1 -I3. Let us see again. 40 -2I1 -3I2 -I2 -2I2 -I3 -4I1 -I3 is equals to 0. After solving these three equations, we can easily get the value of I1, I2, I3. There is no doubt about it. और आप चाहते तो बाहर वाले लूप में भी केवीएल लगा सकते थे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होते हैं? 4। उनमें से किन्हीं भी तीन को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसको देख के आपको शायद लग रहा हो कि इसमें वैल्यूज कितनी बड़ी बड़ी ली हुई है। 73 एम्पियर का करंट सोर्स, 13 एम्पियर, 19 एम्पियर, 12, 41, 43, 35, 12।
I intentionally made this problem, and believe me, there is no use of these resistors in this particular problem. We can solve within seconds. अब आप बोलेंगे कैसे? तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने करंट ली I1, यहाँ पे हमने करंट ली I2, यहाँ पे हमने करंट ली I3। एक करंट सोर्स जब नेटवर्क में आया था तो हम कहते थे वो डिफिकल्टी लेवल है, हमें उसके लिए इंस्पेक्शन इक्वेशन बनानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि इंस्पेक्शन इक्वेशन छोटी होती है, आसान होती है, उसको बनाने से प्रॉब्लम हमारा सरलता से सॉल्व हो जाता है। यहाँ कितने करंट सोर्स हैं? यहाँ 3 करंट सोर्स, और यदि एक करंट सोर्स हमें एक इंस्पेक्शन देता है तो 3 करंट सोर्स कितने इंस्पेक्शन इक्वेशन देंगे? 3। और टोटल करंट कितनी है? 3 वेरिएबल हैं, सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, और वो तीनों इक्वेशन आप यदि सरलता से बना सकते हैं तो इससे सरल सवाल कोई है ही नहीं। आइए देखिए, सबसे पहले I1 करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। इंस्पेक्शन इक्वेशन के लिए ये जरूरी नहीं कि करंट सोर्स 2 मैश के बीच में हो, करंट सोर्स अकेला एक मैश में भी हो सकता है। आपने करंट I1 अज्यूम की, सोर्स कहता है 73 एंपियर एंड डायरेक्शंस आर सेम, इट मींस I1 इज 73 एंपियर, देयर इज नो डाउट, isn't it? ये पहली इक्वेशन इंस्पेक्शन। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स किसके बीच में लगा है? I1 और I2 के बीच में। अगर हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे देखें, ये I1 इस तरह से, I2 इस तरह से, इसकी डायरेक्शन किससे मैच कर रही है? I2 से। तो I2 is greater than I1, it means I can say I2 minus I1 is nothing but the 13 ampere. This is equation number 2. Similarly, you can make the inspection equation for this current source, ये I2 और ये I3। तो देखिए, इस तीसरे करंट सोर्स की डायरेक्शन किससे मैच कर रही है? I2 से। तो अगेन I can say I2 minus I3 is equals to 19 ampere, isn't it? एक बार फिर से देखिए, I1 is 73 inspection equation, I2 minus I1 is 13 ampere inspection equation, and I2 minus I3 is 19 ampere. This is also inspection equation. अब आइए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। I1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा 73 plus 13 यानी 86 एम्पियर, isn't it? और यदि I2 की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते हैं तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 86 minus 19 यानी कितना हो गया ये? 67 एम्पियर, isn't it? तो I1 is 73 ampere, I2 is 86 ampere, I3 is 67 ampere. We have solved this particular problem without use of calculator. Although we need calculator for solving this particular problem. It means more number of current sources are involved in the circuit. They actually give simplicity in the problem rather than increasing the difficulty level of the problem. तो इस तरह के सवालों को हम ध्यान से देखें और गेट के एग्जाम में आप देखेंगे कि एक स्मार्ट तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जरूरी नहीं है कि वो आपसे केवीएल की 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करने के बाद उसका आंसर पूछ रहा है। वो स्मार्ट वे में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। पुराने साल के पेपर में यदि आप ध्यान देंगे तो you can easily find such kind of problem in the GATE exam in the previous year question papers. Thank you very much.